Students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 11th Fundamentals of Physical Geography Chapter 1st Geography as a Discipline भूगोल एक विषय के रूप में Part 2nd. In today's lecture video, we will discuss about the branches of geography on the basis of systematic and regional approach. आज के इस लेक्चर वीडियो में हम क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की विविध शाखाओं के विषय में अध्ययन करेंगे. जनरली भूगोल को सिस्टमैटिक अप्रोच के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, सेकेंड ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल और थर्ड बायोज्योग्राफी यानी जैव भूगोल. फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल को पुनः 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान एंड सॉइल ज्योग्राफी यानी मृदा विज्ञान. सॉइल ज्योग्राफी को हम पेडोलॉजी भी कहते हैं. नाउ जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस. भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत हम भूतल पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियों जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, महाद्वीप, महासागर, महासागरीय गर्त, रिवर वैलीज, गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल्स, रैपिड्स एक्सेट्रा इत्यादि का अध्ययन करते हैं. ये भूआकृतियाँ कैसे निर्मित होती हैं, इनका विकास क्रम क्या है तथा इनके निर्माण के पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी प्रोसेस हैं, उन सभी का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं. जनरली जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी में हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस आते हैं. सेकेंड कैटेगरी में हमारे वो लैंड फॉर्म्स आते हैं जिनका फॉर्मेशन ओशंस यानी महासागर और कॉन्टिनेंट के ऊपर होता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन एरियाज या कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशनिक प्लेन्स या ट्रेंचेस, ये सभी जो है सेकेंड कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, वे सारे लैंडफॉर्म जिनका निर्माण कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों और ओशियन यानी महासागरों के ऊपर होता है वो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं. देन आती है थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी में वो सारे लैंडफॉर्म्स आते हैं जिनका फॉर्मेशन सेकेंड कैटेगरी के लैंडफॉर्म्स यानी माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन एरियाज के ऊपर होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए रिवर वैलीज, वाटरफॉल्स, कैनियन, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक, फियोर्ड एक्सेट्रा. ठीक है, तो इस तरह से लैंडफॉर्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सेकेंड है हमारा क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान. क्लाइमेटोलॉजी encompasses the study of structures of atmosphere and elements of weather and climates and climatic types and regions. जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के विभिन्न तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करते हैं. थर्ड है हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जल परिमंडल, वाटर रिलीम्स जैसे ओशन, समुद्र, रिवर, लेक्स एंड अदर जलाशयों को सम्मिलित करते हैं. हाइड्रोलॉजी स्टडीज द रिलीम ऑफ वाटर ओवर द surface of the earth including oceans, lakes, rivers and other water bodies and its effect on different
लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ एंड देयर एक्टिविटीज़। इसके अलावा ये जो वाटर रिलीव्स है, ओशियन, रिवर्स, लेक्स और अदर, ये ह्यूमन लाइफ और अदर जो एनिमल लाइफ है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, इसका भी अध्ययन हम जल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दिन आता है आपका सॉइल ज्योग्राफी यानी मृदा विज्ञान। सॉइल ज्योग्राफी इज डिवोटेड टू द स्टडी the processes of soil formation, types of soil, their fertility status, distribution and use। मृदा भूगोल के अंतर्गत हम मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उसकी उत्पादकता, उसके वितरण प्रतिरूप, उसके उपयोग आदि का अध्ययन करते हैं। नाउ सेकेंड है ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात मानव भूगोल की शाखाएं। जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं या 5 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। मानव भूगोल की जो फर्स्ट ब्रांच है, पहली शाखा है सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी encompasses the study of society and its spatial dynamics as well as the cultural elements contributed by the society। सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम भूतल पर पाई जाने वाली विभिन्न मानव समाजों, मानव संस्कृतियों में पाई जाने वाली भिन्नताओं, विभिन्न मानव प्रजातियों, उनकी भाषाई विविधता, भाषाई संगठन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन एंड रिलीजियस कंपोजिशन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। सेकेंड है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम धरातल पर पाई जाने वाली मानव की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, स्थापना तत्वों एवं सेवाओं इत्यादि में पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन करते हैं। देन है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी यानी ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल historical geography studies the historical processes through which the space gets organized। Every region has undergone some historical experiences before attaining the present day status। The geographical features also experience temporal changes and these form the concerns of historical geography। ऐतिहासिक भूगोल उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो किसी क्षेत्र को संगठित करते हैं। हर प्रदेश का वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व कुछ न कुछ ऐतिहासिक अनुभव, कुछ न कुछ जो है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होते हैं। हर प्रदेश में, हर रीजन में अलग अलग, हर प्रदेश या हर रीजन के अलग अलग जो है हिस्ट्री यानी हर प्रदेश का अलग अलग इतिहास होता है। ठीक है, कई बार जो है हमने एक बहुत ही फेमस भूगोलवेत्ता है कांट महोदय। कांट महोदय का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि हिस्ट्री इज ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी इज हिस्ट्री, अर्थात इतिहास भूगोल है और भूगोल ही इतिहास है। अगर हम एंशिएंट टाइम का इतिहास उठाएं तो हम बहुत से ऐसे घटनाएं पाते हैं जिनके निर्धारण में ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए हम सिकंदर और पोरस, इनकी कहानी बहुत ही फेमस है, सभी जानते होंगे। सिकंदर और पोरस का एग्जांपल लें तो हम देखते हैं कि दोनों ने एक दूसरे से लड़ने के लिए दोनों की सेनाएं झेलम के दोनों तट पे खड़ी रहीं।
उन्होंने वर्षा ऋतु के खत्म होने का इंतजार किया और अंत में सिकंदर ने इसी का फायदा भी उठाया। लोग मानते हैं कि उस टाइम पे अगर जो है बरसात की ऋतु ना होती तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। ठीक है, तो यहाँ भी देखते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, उसने कहीं ना कहीं हिस्ट्री को इफेक्ट किया है। इसके अलावा जो ह्यूमन के रिलेशनशिप होते हैं उस पर हम नज़र डालें तो वो एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक जो है काफ़ी डिफरेंट रहे हैं। ठीक है, डायनेमिक रिलेशनशिप रहा है ह्यूमन का। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनसे बचने के लिए कई बार जो है सॉल्यूशन हमें इतिहास में भी मिल जाता है। इस कारण हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। फिर आता है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, अधिवास एवं जनसंख्या भूगोल। Population and settlement geography, rural and urban, it studies population growth, distribution, density, sex ratio, migration and occupational structure, etc. Settlement geography studies the characteristics of rural and urban settlements. अधिवास भूगोल के अंतर्गत या जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास, व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करते हैं। अधिवास भूगोल में हम ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के वितरण प्रतिरूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। नाउ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। Political geography looks at the space from the angle of political events. Political geography धरातल को राजनीतिक घटनाओं के दृष्टिकोण से देखता है and studies boundary space relationship between neighboring political units, delimitation of constituency, election scenario and develops theoretical framework to understand the political behavior of the peoples. इसके अलावा इसमें विविध प्रकार की सीमाओं, बफर स्टेट्स, भू राजनीतिक थियोरीज, भू सामरिक सिद्धांत, मानव के इलेक्शन को लेकर ह्यूमन के बिहेवियर तथा नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशनशिप या किसी पर्टिकुलर कंट्री के अदर कंट्री से जो रिलेशनशिप होते हैं उनका अध्ययन हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में करते हैं। दिन आता है आपका ब्रांचेस ऑफ बायो ज्योग्राफी, जैव भूगोल की शाखाएं। फर्स्ट है प्लांट ज्योग्राफी यानी जीव भूगोल, प्लांट ज्योग्राफी यानी वनस्पति भूगोल। प्लांट ज्योग्राफी which studies the spatial pattern of natural vegetation in their habitats. जीव भूगोल के अंतर्गत वनस्पति भूगोल के अंतर्गत हम प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके निवास क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। जनरली जो प्लांट होते हैं वो क्लाइमेट का सबसे अच्छा इंडिकेटर होते हैं। हम किसी भी स्थान के वेजिटेशन को देखकर बता सकते हैं कि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है। आगे के चैप्टर्स में जब आप क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आप कोपेन पढ़ेंगे, कोपेन एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, तो उनके क्लासिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, वो वनस्पतियों के आधार पर, प्लांट्स के आधार, वेजिटेशन के आधार पर ही किया है। सेकेंड आता है जू ज्योग्राफी यानी जैव भूगोल।
Zoography, which studies the spatial patterns and geographic characteristics of animals and their habitats. जीव भूगोल के अंतर्गत हम पशुओं और उनके निवास क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्थानिक भिन्नताओं और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। देन हम इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी विज्ञान या पारितंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के निवास क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे दो वर्ड यूज है, इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। सेकेंड है इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम वर्ड है, सबसे पहले इसका यूज 1935 में ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट A.G. टांसले ने किया था। इकोसिस्टम इकोलॉजिकल सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। इकोसिस्टम क्या होता है? किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले बायोटिक कंपोनेंट्स के आपस में तथा इन बायोटिक कंपोनेंट्स के अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के थ्रू जो सिस्टम बनता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। देन है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी concerns works over leading to the realization of environmental problems such as land degradation, pollution, and concerns for conservation has resulted in the introduction of this new branch in geography. पर्यावरण भूगोल में हम संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप या पर्यावरणीय मॉडिफिकेशन के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं जैसे लैंड डिग्रेडेशन, भूमि अवनयन, प्रदूषण, संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत का क्षरण तथा पर्यावरण के कंपोनेंट्स, उन पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के इफेक्ट इत्यादि का अध्ययन हम करते हैं। देन है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल को 4 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। पहला है रीजनल स्टडीज और एरियल स्टडीज, प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय अध्ययन। सेकेंड है रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन। थर्ड है रीजनल डेवलपमेंट, प्रादेशिक विकास। और फोर्थ है रीजनल एनालिसिस यानी प्रादेशिक विश्लेषण। जनरली रीजनल स्टडीज या एरियल स्टडीज, प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन 4 आधारों पर होता है। ये स्टडी मैक्रो लेवल पे हो सकती है, ठीक है, यानी बृहद स्तर पे हो सकती है, क्या मेसो लेवल पे हो सकती है या फिर माइक्रो लेवल पर हो सकती है, ठीक है। तो जो रीजनल स्टडीज है उसको फिर से जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैक्रो स्टडी, मेसो स्टडी एंड माइक्रो स्टडी, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब हम पूरे इंडिया का अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो स्टडी। जब हम इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेसो स्टडी। देन जब हम इन स्टेट्स को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स या फिर छोटे छोटे ब्लॉक्स या विलेजेस या टाउन्स में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रो लेवल स्टडीज। माइक्रो लेवल की सबसे छोटी इकाई जनरली विलेज और टाउन्स होते हैं। रीजनल डेवलपमेंट की बात करें, प्रादेशिक विकास की बात करें तो प्रादेशिक विकास के लिए रीजनल प्लानिंग बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। यानी प्रादेशिक विकास के लिए स्ट्रैटेजी का निर्माण, योजनाओं का निर्माण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा इसके में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है,
रीजनल डेवलपमेंट के लिए प्रदेशों का अध्ययन स्पेशल स्टडी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे संसाधन किसी पर्टिकुलर प्लेस में अवेलेबल हैं उसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, तभी डेवलपमेंट प्रॉफिटेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसे एरिया में हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि हम यहाँ पर शुगर केन इंडस्ट्रीज लगाएं, ठीक है। तो हमें क्या होगा, रॉ मटेरियल पास में मिल जाएगा और प्रोडक्शन कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस शुगर केन के प्रोडक्शन एरिया के पास हम अगर आयरन स्टील की इंडस्ट्री लगा दें, ठीक है, तो हमें बाहर की एरिया से चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा, बदले में हमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है देनी पड़ेगी, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिए किसी पर्टिकुलर रीजन में जैसा संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे रिसोर्सेज हैं, वैसा ही डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। तो ये 4 जो है 4 ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी के प्रादेशिक अध्ययन उपागम के आधार पर। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मानव भूतल पर रहता है, ठीक है, हम सभी मानव, इवन जो हम अन्य अदर वाइल्ड लाइफ हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सभी जो है इस भूतल पे रहते हैं। लिथोस्फीयर हमें रहने के लिए, हमें एग्रीकल्चर करने के लिए, हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए भूमि प्रदान करता है या आधार प्रदान करता है। हाइड्रोस्फीयर हमें पीने के लिए, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें वाटर प्रोवाइड कराता है। लिथोस्फीयर पर स्थित माउंटेन से अनेक तरह की रिवर्स निकलती हैं और ये रिवर्स भी हमें जो है वाटर प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा जो माउंटेन्स होते हैं वो जो है टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं। ये जो है हमें मेंटल पीस यानी मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो सभी जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर, रेनफॉल आदि जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। इवन हम देख सकते हैं कि पूरे संसार में डिफरेंट रीजन्स में जितने भी कल्चर्स का डेवलपमेंट हुआ है, जितने भी क्रॉपिंग पैटर्न का डेवलपमेंट हुआ है, जितने भी फूड और क्लॉथिंग स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ है, वो सभी कहीं ना कहीं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ड्राई अरब रीजन्स की बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ के निवासियों का उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन सभी वहाँ के नेचर यानी फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हुआ है। वहाँ के निवासी जो होते हैं वो बड़े बड़े चोंगे पहनते हैं, नकाब पहनते हैं, जो कि उन डेजर्ट एरियाज़ में आने वाली चलने वाली धूल भरी आंधियों से उनकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर लोग पैंट के स्थान पे लुंगी पहनते हैं, जो कि बालों में उन्हें चलने में कंफर्ट फील कराता है। इसके अलावा जो अरब एरियाज़ के लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें रखते हैं। ये दाढ़ी और मूछें पानी पीते समय बालू के कण इत्यादि को मुंह के अंदर नहीं जाने देती और उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा आपने देखा हो कि जो अरब देश के लोग हैं वो अपने हाथ को उल्टा धोते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी का अभाव होता है, वो वाटर कंजर्वेशन के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं कि जनरली लोगों के धर्म और संस्कृति पर जो वहाँ की क्लाइमेट है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही कल्चर का डेवलपमेंट करते हैं, रिलीजन का डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम जो है कोल्ड रीजन्स की बात करें तो
जो कोल्ड एरियाज के लोग होते हैं वो वूल क्लॉथ्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो वार्म एरियाज के लोग होते हैं वो कॉटन के क्लॉथ्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो वार्म एरियाज के पशु होते हैं उनके शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं। वहीं जो विंटर एरियाज के एनिमल्स होते हैं जैसे याक हो गया, एंटीलोप्स हो गया, उनके शरीर पर बड़े बड़े फर होते हैं ताकि जो है वो खुद को सुरक्षित रह सके। ठीक है, इस प्रकार पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाते हुए डेवलपमेंट करने के लिए, मानव विकास के लिए ज़रूरी है कि हमें अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी हो। हमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में पूरी जानकारी हो। और इसीलिए फिजिकल ये सभी जो है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ये किसका पार्ट है? फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल का पार्ट है। इस प्रकार जो है जो भौतिक भूगोल की इंपॉर्टेंस है, महत्ता, वो स्वयं सिद्ध हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।